स्वर संधि। सबसे पहले कौन सा आरंभ करते हैं? स्वर संधि। हेडिंग डाल दीजिएगा स्वर संधि। ये किसे कहा जाता है? तो इसकी मैं एक शॉर्ट फॉर्म में परिभाषा लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं या नहीं, आप बताएं जरा। स्वर प्लस स्वर। बिल्कुल मित्रों, ये इसकी परिभाषा हो गई। अब पूरी लाइनों से हमें बचना है, कितनी लाइनें लिखते रहेंगे। हाँ, और ये याद नहीं करने की ट्रिक नहीं है, एक मेथड हो चुका है कि स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है? स्वर प्लस स्वर, अर्थात योग के चिन्ह के दोनों तरफ क्या होंगे? स्वर होंगे। अब इसी को आप परिभाषा के शब्दों में भी बोल सकते हो। कैसे? जैसे हमने मूल परिभाषा संधि की पढ़ी है, वर्णों के योग से होने वाले बदलाव को संधि कहते हैं। वर्णों के योग से होने वाले बदलाव को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो आप इसे उस परिभाषा में जोड़िए, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के योग से होने वाले बदलाव को स्वर संधि कहते हैं। अर्थात कम शब्दों में अगर परिभाषा बोलना चाहें या इस परिभाषा को और छोटा करके बोलना चाहें तो हम ये कह सकते हैं क्या? स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाला बदलाव क्या है? स्वर संधि है। अर्थात यह हुआ कि योग के दोनों तरफ योग किसका करना है? स्वर का करना है। अब आती है दूसरी बात, स्वर संधि के प्रकारों की। ये लो, बिल्कुल हाँ, 5 ही हैं। मेरा सवाल ऐसा होता ही नहीं है कि कितने प्रकार हैं। बिल्कुल, मैं तो ऐसे प्रश्न पूछूंगा भी नहीं आपके कि स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं। मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि हाँ, इनका पता रहना चाहिए। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हाँ, प्रश्न ऊपरी पूछ लिया जाता है कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। जैसे पूछा गया प्रश्न है बहुत बार, मैंने एक बार पहले भी चर्चा की थी, विशेषण के प्रकार पूछ लिए गए थे। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं और विकल्प में 4 और 5 दोनों मिल रहे थे हमें। हाँ बिल्कुल, जो गाइडें पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं जरा ध्यान दें, विशेषण के हमें ज्यादातर पुस्तकों में जो ऐसे गाइडें हमें मिलती हैं, इनमें हमें 4 ही प्रकार देखने को मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, व्यवस्थित व्याकरण यदि हम हिंदी भाषा की पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? 5। ठीक उसी प्रकार से हम बात करना चाहें कि स्वर संधि की परिभाषा हमें पता चल गई है, स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाले बदलाव को स्वर संधि कहते हैं। मेरा अगला सवाल यह नहीं कि कितने प्रकार होते हैं, मेरा अगला सवाल यह है कि स्वर संधि के जो आप प्रकार बता रहे हो, स्वर संधि के जो आप प्रकार बता रहे हो कितने? 5। ये 5 ही क्यों हैं? स्वर संधि के जो आप प्रकार बता रहे हो 5 प्रकार होते हैं, तो मेरा सवाल यह नहीं है कि 5 होते हैं, मेरा सवाल यह है कि 5 ही क्यों हैं। हाँ बिल्कुल, ये 5 ही प्रकार क्यों होते हैं, इस चीज का यदि आपको पता चल गया तो समझ लेना पूरी स्वर संधि समझ में आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, और ये कठिन भी नहीं है। आप कह दोगे कि सर हमें पता ही होता तो पढ़ते क्यों, वो वाली बात नहीं है। ये बेतुके से जवाब नहीं होने चाहिए हमारे जहन में। इसका जवाब यह है कि जो ये 5 प्रकार बनते हैं, ये 5 प्रकार इस परिभाषा में से निकल के आएंगे मित्रों। जो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, वो पांचों भेद हम यहीं से निकालेंगे, इस परिभाषा में से निकालेंगे, कंसेप्ट को समझते हुए निकालेंगे। देखो कैसे, हमने स्वर संधि की परिभाषा में क्या लिखा है कि स्वर के साथ स्वर के योग को स्वर संधि कहा जाता है। स्वर के साथ स्वर के योग को क्या कहा जाता है? स्वर संधि कहा जाता है। लेकिन अब यहां पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली बात है मित्रों। क्या? ध्यान दीजिएगा, स्वरों की संख्या कितनी होती है हिंदी में? 11। कितनी होती है? 11। अब यहां पर किसी निश्चित स्वर का नाम आया क्या? स्वर संधि की परिभाषा में ऐसे थोड़ी आया कि ए के बाद किसी भी स्वर के योग से होने वाले बदलाव को स्वर संधि कहते हैं, ऐसा तो नहीं आया। मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां पर भी स्वर है और यहां पर भी स्वर है, और स्वर सर्व है तो स्वर कोई सा भी आ सकता है। 11 ही यहां पर है और 11 ही यहां पर है। मेरा कहने का आशय यह हुआ कि 11 के साथ 11 के योग से होने वाले बदलाव को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत डीप कंसेप्ट तक लेके जा रहा हूं आपको, ताकि हिंदी और संधि कहीं दोबारा आवश्यक ही न पड़े। जब भी आपको अपडेट करना हो, उत्कर्ष ऐप के, हाँ बिल्कुल, उत्कर्ष ऐप से आप पीडीएफ अपनी प्राप्त कर सकते हैं, टेलीग्राम ऐप से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इसको एक सही दिशा और अच्छी दी जा सके। आपका प्यार और आपकी उम्मीद और आपकी अपेक्षाओं पे हम खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल हाँ, तो ध्यान देने का। स्वर संधि की परिभाषा में हम क्या पढ़ रहे हैं? स्वर के साथ स्वर के योग को हमने स्वर संधि कहा। अब स्वर के साथ स्वर के योग को हम स्वर संधि कह रहे हैं, लेकिन यहां पर मैं पर्टिकुलर किसी निश्चित स्वर की बात तो कर ही नहीं रहा ना। 11 में से कोई सा भी हो सकता है, कौन सा है कोई पता नहीं, बाद में कौन सा है कोई पता नहीं। तो पहले भी 11 में से कोई सा हो सकता है मित्रों, और बाद में भी 11 में से कोई सा हो सकता है। अगर मैं ये कह देता कि ए के बाद किसी भी स्वर के योग से होने वाले बदलाव को स्वर संधि कहते हैं, तो यह परिभाषा ऐसे लिखी जाती, क्या? ए प्लस स्वर, यह ऐसे ही लिखी जाती। इसका मतलब यह हुआ कि ए के साथ किसी भी स्वर के योग से होने वाले बदलाव को क्या कहते हैं? स्वर संधि। पर ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं। मैंने तो यह कहा है कि पहले भी क्या है? कोई भी स्वर, और बाद में भी क्या है? कोई भी स्वर। स्वर के साथ में योग किसका होगा साहब? स्वर का होगा। अब कौन सा है पता नहीं।
अब इस चीज का पता लगाने के लिए मैं आपको यह कह रहा हूं क्या कि 11 ही तो पहले हो सकते हैं और 11 ही बाद में हो सकते हैं। ये लॉजिक समझना है दोस्तों। इस लॉजिक को समझोगे तो ये आप ये बता पाओगे कि ये 5 ही प्रकार क्यों बनते हैं, 6 प्रकार क्यों नहीं बनते, और ये 5 प्रकार कौन कौन से बनते हैं और वही क्यों बनते हैं। सारे कारणों का पता लगेगा। स्टेप वाइज स्टेप, चरण वाइज चरण चलेंगे। हाँ बिल्कुल, हम क्रम से ही पढ़ रहे हैं, एक एक बिंदु को नियमित क्रम से पढ़ रहे हैं। लगातार हमारी नियमित क्लासें चल रही हैं, नियमित कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसकी वजह यही है कि नियमितता बनी रहे। और यह टॉपिक मैंने इसीलिए लिया कि वर्ण विचार से जुड़ता हुआ बिंदु है, तो संधि पहले ही पढ़ा रहा हूं, ताकि हाल ही में जो हमने इसके ठीक पूर्व के लेक्चरों में हमने जो वर्ण विचार के संदर्भ में वर्णमाला पढ़ी है, जो स्वर और व्यंजन पढ़े हैं, वो हमारे ताजा के ताजा इसमें प्रयुक्त किए जा सके। और जैसे ही सीखा हुआ ज्ञान यदि विद्यार्थी व्यवहार में प्रयोग में ले लेता है तो मैं मानता हूं कि वह स्थायी हो जाता है। हाँ आप भी मानते हैं, आप भी तो विद्वान हैं, विदुषी हैं। बिल्कुल, सीखा हुआ ज्ञान यदि हम प्रयोग में ले लेंगे कि हमने वर्ण विचार में वर्ण सीखे हैं, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, उनके क्या प्रकार हैं, और अब हम उनका यहाँ पर प्रयोग कर लेंगे तो वो वर्ण विचार हमारा स्थायी हो जाएगा। और जैसे ही संधि को हम उपसर्ग और प्रत्यय में और शब्द शुद्धि में प्रयुक्त करेंगे तो ये संधि वाला ज्ञान हमारा स्थायी हो जाएगा। तो नई चीजें जानते भी चलेंगे और आगे बढ़ते भी चलेंगे। तो क्या मैंने कहा, स्वर के साथ स्वर के योग को क्या कहा, स्वर संधि कहा है। और स्वरों में 11 ही पहले हो सकते हैं और 11 ही बाद में हो सकते हैं। अर्थात 11 के साथ योग किनका करना है, हमें 11 का योग करना है। 11 स्वरों के साथ 11 स्वरों का योग करना है। तो मैं इस पूरी लाइन को एक शब्द, एक वाक्य बनाते हुए कह सकता हूं कि नहीं, कि प्रत्येक स्वर 11 में से कोई सा भी है, प्रत्येक का मतलब हर एक, प्रत्येक स्वर अपने आप से भी योग करेगा और शेष रहे 10 से भी योग करेगा। 11 को तो तभी 11 से जोड़ पाएंगे। हाँ बिल्कुल, रीजनिंग में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक कक्षा में 40 विद्यार्थी बैठे हैं, प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं के साथ हर एक विद्यार्थी से हाथ मिला रहा है। आते हैं ना इस प्रकार के प्रश्न, ये इसी प्रकार का। हाँ, ये आरएएस प्री में भी पूछा जा सकता है। ऐसे प्रश्न होते हैं, बहुत अच्छे स्तरीय प्रश्न होते हैं। क्या कि एक स्वर स्वयं के साथ भी योग कर रहा है और स्वयं के साथ शेष रहे अन्य सभी स्वरों के साथ भी योग कर रहा है। तो मैं आपसे पूछूंगा, बताओ कुल कितने बार योग हो जाएंगे। ऐसे समझिए, स्वर कितने हैं, 11। स्वर कितने हैं, 11। कौन कौन से हैं, मैं लिख रहा हूं, ए, आ, ई, बड़ी ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये जो 11 स्वर हैं, इस परिभाषा के संदर्भ में इनको समझना है। अभी मैंने क्या कहा कि 11 के 11 स्वर, प्रत्येक स्वर आपस में भी योग करता है और शेष रहे अन्य सभी स्वरों के साथ भी योग करता है। 11 के 11 स्वर, स्वर प्लस स्वर को ही हमने क्या कहा है, स्वर संधि। अर्थात 11 ही पहले हो सकते हैं और 11 ही कहां हो सकते हैं, बाद में। अब इसको इस उदाहरण से समझो। जैसे मैं कहूं कि ए है, ए, ये ए स्वर स्वयं से भी योग करता है, ये ए स्वर स्वयं से भी योग करेगा, तो एक ही बार जुड़ा। फिर मैं कहूं ये आ, ए स्वर जो आ से भी योग करता है, कितने हो गए, 2। ये ऋस्व ई से भी योग करेगा, कितने हो गए, 3। फिर मैं कहूं दीर्घ ई से भी योग करेगा, कितने हो गए, 4। मतलब यह है, मेरा कहने का आशय है कि यह ए स्वर जो है, यह स्वयं के साथ साथ शेष रहे इन सभी 10 स्वरों के साथ भी योग करेगा। तो 1 + 10 अर्थात प्रत्येक स्वर कितनी बार जुड़ रहा है, 11 बार। और कुल कितने स्वर हैं, 11। अर्थात मैं ये कह सकता हूं 11 स्वर 11 बार योग करेंगे और कुल योग कितने होंगे, 121। कितने होंगे मित्रों, 121। और मैं आपको स्वर संधि के कोई 5 प्रकार नहीं पढ़ाने वाला, मैं आपको स्वर संधि के ये कुल 121 योग पढ़ाने वाला हूं। हो कितनी संख्या हो गई, समस्या आ रही है। हाँ सर, बहुत ज्यादा गहराई तक जा रहे हो, इस प्रकार की समस्या का आपको सामना करना पड़ रहा है। नहीं भाइयों, ऐसा नहीं है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, हमें इस टॉपिक की थीम बाहर निकालनी है। इस टॉपिक का रूट बता रहा हूं, इस टॉपिक का मूल तथ्य क्या है। अगर वहां तक पहुंच गए, क्योंकि संधि को आज तक रटते ही आ रहे हैं, और यही वजह है कि हमें परीक्षा का पेपर जब देते हैं तो हमें असुविधा का सामना होता है। बहुत बार हमारा क्या होता है कि आने वाला प्रश्न या बहुत ही आसान सा समझा जाने वाला प्रश्न हल्की सी अनभिज्ञता की वजह से गलत हो जाता है, और उस गलती का हमें इतना खामियाजा भुगतना पड़ता है, हम इतने तनावग्रस्त हो जाते हैं कि उसके बाद से दिए जाने वाले उसी पेपर के और प्रश्न तथा आगे आने वाली अन्य परीक्षाएं भी प्रभावित होती जाती हैं।
यदि हमारा कोई प्रश्न बहुत अच्छा जा रहा है, कोई पेपर अच्छा जा रहा है, चयन होना या न होना अलग होगा, लेकिन जो एक सकारात्मक सोच और एक जो आत्मविश्वास पैदा होता है वो तभी आएगा जब हमारा उस बिंदु पर अच्छा नियंत्रण हो, जब हमारी उस बिंदु पर बहुत अच्छी कमांड हो जाए। तो कमांड कब आएगी? जब हमें ये पता चल जाएगा क्या कि ये 11 के 11 स्वर 11 के 11 स्वरों से योग कैसे करते हैं, कुल 121 प्रकार के योग कौन से हो रहे हैं, 121 योग कहने के हैं, 121 जोड़ों को हम 5 भागों में समाहित करेंगे, वो कैसे बनते हैं, देखो बात करते हैं आगे इसी संदर्भ में। देखिए हम बात कर रहे हैं क्या? स्वर संधि के प्रकार की। किसकी बात कर रहे हैं? स्वर संधि के प्रकार की। और स्वर संधि के प्रकार को समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 11 के 11 स्वर, ये 11 के 11 स्वर एक दूसरे के साथ योग कैसे करेंगे। यह 11 के 11 स्वर एक दूसरे के साथ योग कैसे करते हैं, इस चीज को जरा ध्यान से देखो। मैं सबसे पहले 11 स्वर लिखना चाहूंगा, कौन कौन से हैं। ये 11 स्वर मैं बहुत बार लिख दूंगा, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड पर इतनी बार देख चुके होंगे कि आपकी आंखों में इनकी तस्वीर समा जाएगी। बिल्कुल 11 के 11 स्वर आपको बार बार दोहराने की या स्वयं को प्रैक्टिस में लाने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको बिना अभ्यास के भी याद हो जाएंगे। क्योंकि हमारी आंखों में जो, या हम कह सकते हैं मस्तिष्क में जो चित्रात्मकता का गुण पाया जाता है कि हमारी आंखों के सामने जो चीज आती है उनकी तस्वीर सी हमारे जहनो दिमाग में छप जाती है, वो वाली स्थिति यहाँ होगी। क्योंकि इतनी बार लिख दूंगा कि आपको याद से हो जाएंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, संख्या कितनी हो गई? 11। ए आ ई उ ऊ री, ए आई ओ और औ, ये 11 स्वर हैं। मेरा कहना क्या था, स्वर संधि के प्रकार से पहले परिभाषा हम क्या पढ़े हैं? स्वर के साथ में योग किसका होगा? स्वर का। स्वर के साथ में योग किसका होगा? स्वर का। और मैं यह भी कह रहा हूं कि पहले भी 11 में से कोई सा हो सकता है और बाद में भी 11 में से कोई सा हो सकता है। अर्थात 11 के 11 स्वर एक आपस में सभी के साथ योग करेंगे। अब वो योग आरंभ करते हैं। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी? ए की। सबसे पहले जैसे मैं कहूं कि ए को किससे जोड़ेंगे? ऐसे ही जोड़ लेंगे। बताओ ए अपने आप से जुड़ा कि नहीं जुड़ा? जुड़ गया। उसके बाद में मैं योग करूंगा ए का किससे? आ से। ए का योग किससे करेंगे? आ से करेंगे। तो हम कह देंगे ए प्लस आ। अब ए और आ आपस में योग कर चुके, एक समूह बन गया ए और आ का। तो जैसे ए स्वयं से भी जुड़ गया, ए स्वयं से भी जुड़ गया और ए आ से भी जुड़ गया, ए आ से भी जुड़ गया, ठीक उसी प्रकार से आ भी तो ऐसे जुड़ेगा। तो हम लिख देंगे आ के साथ योग किसका हो सकता है? ए का। या फिर ये खुद से जुड़ सकता है, आ के साथ में योग किसका हो सकता है? आ का। मेरा कहने का मतलब यह है कि ए और आ को आप किसी भी प्रकार से योग कराएं, ए और आ को आप किसी भी प्रकार से योग कराएं, चाहे पहले ए आए चाहे पहले आ आए। समझ रहे हो? चाहे पहले ए आए और चाहे पहले आ आए, और बाद में भी चाहे बाद में ए आए और चाहे बाद में आ आए। इसको मैं कॉमन लेते हुए ये भी तो कह सकता हूं, कॉमन लेते हुए ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो इधर क्या है? ए और ए, या फिर आ और आ। तो हम यह लिख सकते हैं या नहीं? ए या आ। क्या लिख सकते हैं? ए या आ। और इधर देखिए यहां पर क्या है? ए ए या फिर क्या है? आ आ। अर्थात बाद में भी क्या है? ए या आ। तो इस पूरी की पूरी पंक्ति को या इन चारों सूत्रों को मैं एक फॉर्मेट में ऐसे बोल सकता हूं कि नहीं, कि ए और आ का यह समूह है पहले या बाद में। ए और आ का जो समूह है वह आपस में पहले या बाद में कोई सा भी हो, चाहे पहले ए आए चाहे पहले आ आए, चाहे बाद में ए आए चाहे बाद में आ आए, किसी भी प्रकार से योग करता है तो इन सभी प्रकार के योगों का एक ही परिणाम निकलता है। कौन सा? आ। मित्रों कौन सा परिणाम निकलता है? आ। मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि ए और आ का जब स्वर समूह आपस में योग करता है, ए और आ का स्वर समूह जब आपस में योग करता है तो ये परिणाम निकलता है कौन सा? आ। कौन सा परिणाम निकलता है? आ बनता है। बताओ यह बात समझ में आई कि नहीं आई? कैसे? चाहे ए के साथ में ए जुड़े तो भी आ बनेगा, चाहे ए के साथ में आ जुड़े तो भी आ बनेगा, चाहे आ के साथ में ए जुड़े तो भी आ बनेगा, और चाहे आ के साथ में आ जुड़े तो भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। यहां तक की बात समझ में आई? अभी तक मैंने केवल एक जोड़ा बनाया है किसका? ए और आ का। अब आगे बढ़ रहा हूं। जिस प्रकार से हमने ए और आ को आपस में योग करा के आ बनाया है, ठीक उसी प्रकार से मैं कहूं कि ऋस्व ई और दीर्घ ई,
ऋस्व ई और दीर्घ ई, ऋस्व ई और दीर्घ ई, ये दोनों की दोनों स्वर चाहे छोटी ई के साथ में बड़ी ई जुड़े, समझना, चाहे छोटी ई के साथ में बड़ी ई जुड़े, चाहे बड़ी ई के साथ में छोटी ई जुड़े, दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझना। जैसे यहां जोड़े थे 4 सूत्र, वही यहां पर बोल रहा हूं कि चाहे छोटी ई के साथ में बड़ी ई जुड़े, चाहे बड़ी ई के साथ में छोटी ई जुड़े, चाहे छोटी ई से जुड़े और चाहे बड़ी ई से जुड़े। तो इसका मतलब यह हुआ कि चाहे छोटी ई और चाहे बड़ी ई, और बाद में भी चाहे छोटी ई हो या बड़ी ई हो, अर्थात ई या बड़ी ई और बड़ी ई के साथ में योग कर रही हैं। कैसे? चाहे छोटी ई को छोटी ई से जोड़ो, चाहे छोटी ई को बड़ी ई से जोड़ो, चाहे बड़ी ई को छोटी ई से जोड़ो और चाहे बड़ी ई को बड़ी ई से जोड़ो। इन सभी प्रकार के योगों का एक ही परिणाम होता है और वह परिणाम होता है क्या? दीर्घ ई। क्या होता है दोस्तों? दीर्घ ई। इसके पहले अभी हमने देखा जैसे ए और आ को हमने योग किससे करवाया? ए और आ से, तो परिणाम हमारे पास क्या निकल के आया था? आ। परिणाम हमारे पास क्या निकल के आया था? आ। वही वाली बात हमारे को यहाँ भी पता चल रही है हमें, कौन सी? कि ऋस्व ई या दीर्घ ई के साथ में ऋस्व ई या दीर्घ ई को जोड़ते हैं तो परिणाम सदैव क्या निकल के आता है? दीर्घ ई निकल के आता है। दोस्तों दूसरा जोड़ा बन चुका है, यानी कि ए और आ आपस में जुड़ चुके, ई और बड़ी ई आपस में जुड़ चुके। चाहे ए और आ के साथ में, ए और आ में पहले बाद में चाहे ए लिखो चाहे बाद में ए लिखो, ए और आ को किसी भी प्रकार से आगे पीछे उल्टा पुल्टा करके जोड़ो, परिणाम हमेशा कौन सा आएगा? आ। परिणाम हमेशा क्या आएगा? आ। ठीक उसी प्रकार से छोटी ई और बड़ी ई में से आगे पीछे कोई सी भी योग करती है, चाहे छोटी छोटी से जुड़े, चाहे छोटी बड़ी ई से जुड़े, चाहे बड़ी ई से जुड़े, चाहे बड़ी ई छोटी से जुड़े, परिणाम हमेशा क्या आएगा? बड़ी ई। परिणाम हमेशा क्या आएगा? बड़ी ई। आगे बढ़ रहा हूं, ठीक उसी प्रकार से क्या? ऊ और बड़ा ऊ का समूह होगा। क्या? कि चाहे छोटा ऊ बड़े ऊ से जुड़े, चाहे बड़ा ऊ छोटे ऊ से जुड़े। वापस से समझना, चाहे छोटा ऊ बड़े ऊ से जुड़े और चाहे छोटा ऊ खुद छोटे ऊ से जुड़ जाए, चाहे बड़ा ऊ बड़े ऊ से जुड़े और चाहे बड़ा ऊ छोटे ऊ से जुड़े, सभी का परिणाम एक ही होगा। क्या? बड़ा ऊ। वही वाली बात आ गई, छोटा ऊ बड़ा ऊ। इधर भी क्या है? देखो बड़ा ऊ है और ये क्या है? छोटा ऊ है। मेरा मतलब यह है कहने का कि ऋस्व ई ऊ या दीर्घ ऊ के साथ में ऋस्व ऊ या दीर्घ ऊ को कैसे भी आप योग कराएं, पहले बाद में कोई भी हो, यदि ऋस्व ई ऊ और दीर्घ ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, पहले बाद में किसी के साथ में भी कोई सा योग कर रहा है, चाहे छोटे ऊ के साथ छोटा ऊ हो, चाहे बड़े ऊ के साथ में बड़ा ऊ हो, चाहे बड़े ऊ के साथ छोटा ऊ आए, चाहे छोटे ऊ के साथ बड़ा ऊ आए, अगर समान ये जुड़ रहे हैं, चाहे छोटे ऊ के साथ में छोटा ऊ हो ऐसे, चाहे छोटे ऊ के साथ बड़ा ऊ हो, या मैं कहूं चाहे बड़े ऊ के साथ छोटा ऊ हो, चाहे बड़े ऊ के साथ बड़ा ऊ हो, इन सभी का परिणाम जो होगा वो क्या होगा दोस्तों? दीर्घ ऊ। वो क्या होगा? दीर्घ ऊ होगा। वापस से सुनना कि छोटे ऊ को छोटे ऊ से जोड़े, चाहे छोटे ऊ को बड़े ऊ से जोड़े, चाहे बड़े ऊ को छोटे से जोड़ो, चाहे बड़े ऊ को बड़े ऊ से जोड़ो, परिणाम हमेशा क्या आएगा? बड़ा ऊ ही आएगा। क्या आएगा? बड़ा ऊ ही आएगा। अब यहां पर बात आ गई है क्या कि जैसे हमने ए और आ को जोड़ के क्या बनाया? आ बनाया। ए और आ को जोड़ के क्या बनाया? आ। ठीक उसी प्रकार से ऋस्व ई और दीर्घ ई को जोड़ करके हमने क्या बना ली? दीर्घ ई। ठीक उसी प्रकार से हमने यहाँ पर ऋस्व ऊ और दीर्घ ऊ को जोड़ के क्या बना लिया? दीर्घ ऊ बना लिया। क्या बना लिया? दीर्घ ऊ बना लिया। यहां तक की बात आपके समझ में आ गई क्या? बहुत अच्छे से समझ में आई। क्या समझ में आई? कि ए आ को, ई बड़ी ई को और ऊ बड़े ऊ को इनके साथ के स्वरों के साथ जोड़ा, यानी कि समान समूह के साथ जोड़ा। ए आ को ए आ से जोड़ा है, ई बड़ी ई को ई बड़ी ई से जोड़ा है, ऊ बड़े ऊ को ऊ बड़े ऊ से जोड़ा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब ए और आ, ई और बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ अपने समान स्वर के साथ जुड़ रहे हैं, किसके साथ जुड़ रहे हैं? समान स्वर के साथ जुड़ रहे हैं, तो ये कौन से स्वर में बदल रहे हैं? देखो, ए, छोटी ई और छोटा ऊ, ये तो है ऋस्व स्वर, ये तो क्या है? हर्स्व स्वर। और ये आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये क्या है? दीर्घ स्वर। आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ क्या है? दीर्घ स्वर। मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि जब ए आ को, ई बड़ी ई को और ऊ बड़े ऊ को समान स्वर के साथ जोड़ा जाता है तो ये अपने बड़े स्वर में बदल जाते हैं, दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं, जिसे पहला संधि का नाम दिया जाता है मित्रों। कौन सा? दीर्घ स्वर संधि। समझ में आई? मेरा कहने का मतलब क्या है? यहां पर हमने पहली संधि का प्रकार निकाल लिया है। स्वर संधि का पहला प्रकार कौन सा? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि से क्यों कहा? क्योंकि
क्योंकि ए और आ का, ई और बड़ी ई का, ऊ और बड़े ऊ का अपने समान स्वर के साथ योग होता है, तो परिवर्तन बड़े स्वर में हो रहा है, दीर्घ स्वर में हो रहा है, बड़े स्वर में हो रहा है या दीर्घ स्वर में हो रहा है, इसीलिए इसको हमने नाम क्या दे दिया है, दीर्घ स्वर संधि कह दिया है। अब इतनी सारी बड़ी बात अब याद नहीं होती, तो इसको एक लॉजिक से भी समझ सकते हो। कैसे? मैंने अभी अभी क्या बताया आपको, देखो एक बार इस चीज को मैं पूरा इरेज करके वापस से लिख दूंगा। अभी हमने क्या देखा है कि ए या आ के साथ में योग किसका किया, ए या आ का, कैसे भी जुड़ रहे हो, परिणाम हमारे पास क्या आया, आ। उसके बाद में अगला जोड़ा कौन सा लिया, ई और बड़ी ई का, अर्थात ऋस्व ई या दीर्घ ई के साथ में ऋस्व ई या दीर्घ ई जुड़ती है, तो परिणाम क्या आया, दीर्घ ई। फिर मैं कहूं हर्स्व उ या दीर्घ उ के साथ में हर्स्व उ या दीर्घ उ का योग होता है, तो परिणाम क्या आ रहा है, दीर्घ उ। अब ध्यान देने वाली बात है, मैं इतनी बड़ी लाइनें भी न बोलूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं या नहीं कि यदि ए आ ई बड़ी ई और उ बड़ा उ, यदि ए आ ई बड़ी ई और उ बड़ा उ अपने समान स्वर से जुड़े, समान का मतलब क्या हुआ, ए आ के सामने ए आ होगा, ई बड़ी ई के सामने ई बड़ी ई होगी, और उ बड़े उ के सामने उ बड़ा उ होगा। यदि ए आ ई बड़ी ई और उ बड़ा उ अपने समान स्वर से जुड़ते हैं, तो ये सदैव दीर्घ में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं, दीर्घ में बदल जाते हैं, ये दीर्घ में बदल जाते हैं। देखो ए और आ जुड़ करके, ए और आ के साथ जुड़ने पे आ ही बदला, ई और बड़ी के साथ जुड़कर किस में बदली, बड़ी ई में ही बदलती हैं, और ऊ और बड़ा ऊ और बड़े ऊ के साथ में जुड़कर किस में बदले हैं, बड़े ऊ में ही बदले हैं। अर्थात समान स्वरों का योग जब हम करते हैं तो परिवर्तन दीर्घ स्वर में होता है, समान स्वरों का जब हम योग करते हैं तो परिवर्तन दीर्घ स्वर में होता है, और ऐसा करना ही क्या कहलाता है, दीर्घ स्वर संधि। ऐसा करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि। अभी तक हमने केवल कितने जोड़े बनाए हैं, 3। कहने का मतलब ए और आ को आपस में योग करवाया है, ई बड़ी को ई बड़ी से जोड़ा है, और ऊ बड़े ऊ को ऊ बड़े ऊ से जोड़ा है। अब इतनी सारी बात भी याद न रखो तो इसका और शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हमें बड़ा मेथड पता चल चुका, कंसेप्ट का पता चल चुका। अब इसको छोटे शब्दों में आप समाहित करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं क्या, कि जैसे ये हर्ष स्वर हैं, ए छोटी ई और छोटा ऊ, और आ बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये दीर्घ स्वर हैं। जैसे मैं कहूं कि ये छोटा भाई है और ये बड़ा भाई है, जैसे ये छोटे भाई हैं और ये बड़े भाई हैं। अब चाहे छोटा भाई मार्केट में जाकर के कोई चीज पसंद करता हो, चाहे बड़ा भाई मार्केट में कोई चीज पसंद करता हो, पैसे हमेशा बड़े को देने पड़ रहे हैं। अर्थात चाहे छोटा किसी से भी योग करे और चाहे बड़ा किसी से भी योग करे, आंसर हमेशा जो आएगा वो क्या आएगा, बड़ा ही आएगा, दीर्घ में ही परिवर्तन होगा। ये दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अभी तक मैंने क्या किया है, ए और आ का खुद का जोड़ा बनाया है, ई बड़ी का जोड़ा बनाया है, ऊ बड़े ऊ का जोड़ा बनाया है। अब बात आती है, आपके ध्यान में आ रहा है कि सर री का भी बना लो। देखो मित्रों, री हमारे जो हिंदी में हम पढ़ते हैं, ये री जो है वो है हर्स्व स्वर। ये कौन सा है, हर्स्व या छोटा स्वर है, एक मात्रा का है। बड़ी री भी होती है, बड़ी री भी होती है, दीर्घ री भी होती है। दीर्घ री को कैसे लिखा जाता है, यदि ऐसे तरह के बाद में 2 बार गुंडियां लगा के लिख दी जाए, यदि 2 बार गुंडी लगा के लिख दिया जाता है, यहां पर देखो ये गुंडी एक ही है और यहां पर ये 2 बार है, हल की तरह गुंडी लगा के लिख दिया जाए, तो ये होती है दीर्घ री, जो संस्कृत व्याकरण में चलती है। और संस्कृत व्याकरण या मूल व्याकरण की बात करी जाए तो मूल व्याकरण में दीर्घ संधि में 4 फॉर्मेट चलते हैं, 3 तो ये वाले, और चौथा री और री के साथ में बड़ी री बनाना। तो बड़ी री हमारे हिंदी व्याकरण में नहीं चलती, इसलिए हम इसका अध्ययन नहीं करेंगे। अतः जोड़ा जोड़ने का काम यहीं पर रुक जाता है। समान समूह स्वर समूह के योग के केवल 3 समूह ही बनाएंगे। कहां के, ए आ के, ई बड़ी ई के और ऊ बड़े ऊ के। यहां तक की बात आपके समझ में आ चुकी क्या मित्रों? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया ये वाला पोर्शन। अब इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। देखो कैसे, ए और आ को, ई और बड़ी को, ऊ और बड़े ऊ को आपस में जोड़ के तो क्या बना लिया, बड़ा या दीर्घ स्वर, यानी कि दीर्घ संधि। अब मैं बात कर रहा हूं ए और आ की अन्य स्वरों के साथ, क्योंकि मैंने अभी अभी कहा था और आपने भी इस बात को बहुत अच्छे से स्वीकार किया है क्या, कि प्रत्येक स्वर अपने आप के साथ साथ शेष रहे अन्य सभी स्वरों से भी योग करता है। प्रत्येक स्वर अपने साथ साथ शेष रहे अन्य सभी स्वरों से भी योग करता है। जैसे मैं कहूं कि ए और ए या आ को आपस में योग करा के हमने दीर्घ संधि में क्या बनाया है, अभी अभी आ बनाया है। क्या बनाया है दोस्तों, आ बनाया है। वापस से बता रहा हूं, ए और आ को आपस में योग करा के हमने क्या बना लिया, आ। इसका मतलब ए और आ आपस में जुड़ चुके। अब हम लेंगे क्या, ए और आ का योग किसके साथ, ई बड़ी के साथ। ए और आ का योग किसके साथ में होगा, ई और बड़ी के साथ में।
तो ए या आ को मैं योग कराऊंगा ई या बड़ी ई के साथ। अब इस सूत्र को भी हम 4 प्रकार से खोल रहे हैं, एक एक चीज पे ध्यान देना। कैसे? चाहे ए को मैं छोटी ई से जोड़ूं, अर्थात क्या हो जाएगा, ए योग छोटी ई। चाहे मैं ए को बड़ी ई से जोड़ूं तो योग क्या हो जाएगा, ए प्लस बड़ी ई। यहां तक दोनों चीजें समझ में आई। मैंने क्या लिखा, ए या आ का योग किससे कराना है, मतलब इस स्वर समूह को। मेरा कहने का मतलब यह है कि दीर्घ संधि में तो क्या पढ़ा है हमने, ए या आ प्लस ए या आ। ए या आ को ए या आ से जोड़ लिया, ए और आ को ए आ से तो जोड़ लिया, ए आ को ए आ से जोड़ लिया। अब ई बड़ी से जोड़ेंगे, इसके बाद ऊ बड़े ऊ से जोड़ेंगे, इसके बाद री से जोड़ेंगे, इसके बाद ए आई से जोड़ेंगे और अंत में किससे जोड़ देंगे, ओ और औ से। तो ए और आ का योग सबसे हो जाएगा। देखो तो हमने खुद से जोड़ने के बाद आगे वाले से योग आरंभ किया कि चाहे ए को ई से जोड़ो छोटी से, चाहे ए को दीर्घ ई से जोड़ो, चाहे आ को ह्रस्व ई से जोड़ो, चाहे आ को ह्रस्व दीर्घ ई से जोड़ो। इन सभी का जो परिणाम होता है वो होता है मित्रों ए। इन सभी का जो परिणाम आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा। मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि जब ए और आ का योग, कि जब ए और आ का योग ई और बड़ी से कराया जाए तो बनेगा क्या, ए। और यह चीज मैंने आपको कल उच्चारण स्थान जब पढ़े थे हम, उस समय भी ये बात बताई थी। जब हम ए का उच्चारण स्थान निकाले थे उस समय मैंने आपको बताया था कि ए और ई के जुड़ने से ए बनता है, तो ए और ई का उच्चारण स्थान जोड़ के ए का उच्चारण स्थान बना सकते हैं। गुण संधि की मैं बार बार बात कर रहा था, वो यहीं से उठाया था मैटर। अब समझ में आ रहा है, चीजें जुड़ती हैं, चीजें जुड़ती हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, कोई भी एक चीज एक जगह स्वतंत्र नहीं है। हिंदी व्याकरण के सारे टॉपिक आपस में गुथे हुए हैं, हम उनको अलग अलग करते हुए कोरिलेटेड करके पढ़ेंगे। हम उनको स्वतंत्र बिंदु का नाम देते हुए जोड़कर पढ़ेंगे। देखो कैसे, ए और आ को ए और आ से जोड़ के तो आ बना लिया, ये तो हो गई दीर्घ संधि। फिर मैंने क्या किया, ए और आ का योग किससे करा लिया, ई और बड़ी से, तो क्या बना लिया, ए। क्या बना लिया, ए। अब आगे आएगा किसका नंबर, ए और आ के साथ योग किसका होगा, बिल्कुल बिल्कुल ऊ या बड़े ऊ का। मित्रों कोई जल्दबाजी नहीं करनी, हमें आराम आराम से समझना है इन चीजों को। बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद पढ़ने का मजा भी आता है। तो आगे वाला बिंदु क्या आ गया कि यदि ए और आ का योग, यदि ए और आ का योग हमें ऊ और बड़े ऊ से कराना है, जैसे ए और आ को ई और बड़ी से जोड़ के क्या बना लिया, ए। ए और आ का योग ई और बड़ी से जोड़ के क्या बना लिया, ए। अब आता है ए और आ का योग ऊ और बड़े ऊ से कराएं, अर्थात ए और आ का जोड़ा ऊ और बड़े ऊ से जोड़ना हो तो परिणाम क्या आता है मित्रों, ओ। परिणाम क्या आता है, ओ। चाहे फिर ए छोटे ऊ से जुड़ता हो, चाहे ए बड़े ऊ से जुड़ता हो, चाहे आ छोटे ऊ से जुड़े, चाहे आ बड़े ऊ से जुड़े, इन सभी का परिणाम क्या आएगा, ओ। देखो अभी तक हम बात कर रहे हैं केवल ए और आ की। ए और आ से जुड़ चुका दीर्घ संधि में, ए और आ को ई बड़ी से जोड़ लिए, ए और आ को ऊ बड़े ऊ से जोड़ लिए, क्या बना दिया, ओ। अब आता है ए और आ का नंबर किसके साथ योग कराने का, री के साथ। तो हम लिखेंगे क्या, ए या आ को हम किस से जोड़ेंगे, री से, और बनता क्या है, अर। बनता क्या है, अर बनता है। जब ए या आ के साथ री का योग होता है तो परिणाम क्या प्राप्त होता है दोस्तों, अर प्राप्त होता है। अब यहां पर ध्यान रखना, ये रेवर्ण हलंत रहेगा, रेवर्ण आधा होगा। संधि चाहे स्वर हो, संधि चाहे व्यंजन हो, या संधि चाहे विसर्ग हो। वापस से सुनना, संधि चाहे स्वर हो, संधि चाहे व्यंजन हो, संधि चाहे विसर्ग हो, यदि आप वर्ण बदल करके व्यंजन बना रहे हैं, यदि आप विकार के रूप में या परिवर्तन करके व्यंजन बना रहे हैं तो बनने वाला व्यंजन सदैव आधा ही होगा। ये क्यों होता है, हाँ बिल्कुल, ये आपके जहन में सवाल आना लाजमी था कि ये आधा ही क्यों होता है। दोस्तों अगर इसे आप पूरा बना लोगे तो ये आगे वाले वर्ण से फिर संधि कर बैठेगा, अतः संधि का प्रकार प्रभावित होता है। अतः बनने वाला वर्ण सदैव क्या होता है, स्वर रहित ही रहेगा। बनने वाला वर्ण क्या होगा, सदैव स्वर रहित ही रहेगा। मैं जो बोल रहा हूं एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। मैं आरंभ कर चुका हूं प्रत्येक स्वर को प्रत्येक स्वर के साथ योग कराना। हर एक स्वर के साथ योग कर रहा है, जिसमें ए और आ को ए और आ से जोड़ के हमने कौन सी संधि का नाम लिया, दीर्घ का। फिर ए और आ को मैंने ई बड़ी से जोड़ के क्या बना दिया, ए। फिर ए और आ को ऊ बड़े ऊ से जोड़ के क्या बना दिया मित्रों, ओ। क्या बना दिया, ओ। उसके बाद ए और आ को री से जोड़ के हम क्या बना लेंगे, अर। क्या बना लेंगे, अर। फिर जैसे ही ए और आ को ए आई से जोड़ते हैं, ए और आ को ए आई से मैं इधर लिख रहा हूं जोड़कर, जब ए या आ को ए या आई के साथ योग कराते हैं
तो दोस्तों बनता है आई। क्या बनता है? आई। अब देखो इस ए में आई में क्या है, ऊपर मात्रा जो संकेत है, एक की मात्रा के लिए अपन ए ऐसे लिख रहे हैं और आई के लिए एक मात्रा लगा रहे हैं, अर्थात मात्रा अलग कर रही है इन दोनों को, मात्रा से हम इन दोनों में अंतर कर रहे हैं। ऐसे ही ए और आ को ओ और औ से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? देखो ए या आ को हम यदि ओ और औ से जोड़ते हैं, ओ और औ से जोड़ते हैं तो दोस्तों बनता है क्या? औ बनता है। क्या बनता है? औ। यहां पर भी एक मात्रा लगा रखे हैं हमने, ये रहा ऊ के साथ में तो ओ, और यहां पर क्या बना लिया है? औ बना लिया है। तो अब आपसे मेरा एक सवाल है दोस्तों, आप मुझे बताएं क्या ए और आ का योग सभी स्वरों के साथ हो चुका? हाँ बिल्कुल, हाँ आपका कहना सही है कि सभी स्वर सभी स्वरों से जुड़ रहे हैं, लेकिन अभी सभी स्वर सभी स्वरों के साथ योग नहीं किए, केवल एक ए और आ का स्वर समूह है ऐसा है जो सभी के साथ जुड़ रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मैंने इनको जोड़ने का कार्य किया आपके सहयोग से, क्या आप बताएं ए और आ का योग सभी स्वरों के साथ हो चुका क्या? बिल्कुल हो चुका है। देखो कैसे, ए और आ को ए और आ से योग करवाया तो क्या बना? आ। क्या बना? आ। फिर ए और आ को ई बड़ी से जोड़ के क्या बना लिया? ए और आ को ऊ बड़े ऊ से जोड़ के क्या बना लिया? ओ। ए और आ को री से जोड़ के क्या बना लिया? अर। ए और आ को ए आई से जोड़ के क्या बना लिया? आई। और ए आ को ओ औ से जोड़ के क्या बना लिया? औ बना लिया है। अब एक बात सुनकर आपको आश्चर्य होगा दोस्तों, यहां तक स्वर संधि के 3 प्रकार पूरे हो जाते हैं। वो कैसे हो रहे हैं उस चीज को समझिए। एक बार देखो, मैं इसको मिटा रहा हूं। केवल मैं ए और आ के संदर्भ में बात करूंगा। क्या सबसे पहले हमने योग करवाया है ए या आ का योग ए या आ से, और बनाया क्या? आ। मित्रों यह कौन सी संधि में बना है? दीर्घ संधि में। यह कौन सी संधि में बना है? दीर्घ संधि में। उसके बाद में हमने क्या आरंभ किया? ए या आ का योग किया है ई और बड़ी ई से, और बना क्या? ए। फिर उसके बाद हम क्या करें? ए और आ का योग किसके साथ किए? ऊ या बड़े ऊ के साथ, और बना क्या? ओ। बना क्या है? ओ बना है। उसके बाद में हमने क्या किया है? ए या आ का योग किसके साथ किया? री के साथ। किसके साथ किया? री के साथ, और बना क्या? अर। इधर प्रथम पद के रूप में जो अंतिम वर्ण है वो सदैव ए या आ ही है। मैं ए और आ को सारी ए आ ई जो स्वरों का समूह है इन सभी के साथ जोड़ रहा हूं, सभी संधियों में से निकाल निकाल के लेके आ रहे हैं। मैं ये कहूं कि ए और आ का स्वर समूह है। मैंने शुरू में एक लाइन जो आपके सामने बोली थी, क्या? कि प्रत्येक स्वर सभी स्वरों के साथ योग करेगा। मैंने प्रारंभ में एक पंक्ति आपको कही थी, क्या? कि प्रत्येक स्वर सभी स्वरों के साथ योग करता है। वही वाली बात आरंभ कर रहे हैं। उसी सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए मैंने कहा है क्या? कि देखो ए और आ को सबसे पहले मैंने जोड़ा ए आ से, फिर उसके बाद जोड़ लिया ई बड़ी से, फिर उसके बाद जोड़ लिया ऊ बड़े ऊ से, फिर जोड़ लिया किससे? री से। अब आता है आगे कौन? ए या आ के साथ योग किसका हो जाएगा? ए और आई का, और परिणाम क्या आएगा दोस्तों? आई आएगा। परिणाम क्या आएगा? आई। और उसके बाद में आता है ए या आ का योग हम किसके साथ में करेंगे? ओ और औ के साथ में। किसके साथ में करेंगे? ओ और औ के साथ में, और परिणाम क्या आ जाएगा दोस्तों? औ आ जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रथम पद के रूप में सभी समूहों में, प्रथम पद के रूप में सभी समूहों में हमें क्या मिल रहा है? ए और आ ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ए और आ ही मिल रहा है। अर्थात ए और आ का योग हम कर रहे हैं किसके साथ? अन्य के साथ। देखो पूरी ए आ ई के साथ ए और आ का योग हुआ। ए आ ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ री, ए आई ओ औ। हो चुका कि नहीं? अब जब ए और आ के साथ में ए और आ का योग करते हैं तो ध्यान से सुनना, जब समान स्वर का समान स्वर के साथ योग होता है तो ये समान स्वर अपने दीर्घ स्वर में बदल जाता है, जिसे हमने नाम क्या दिया है? दीर्घ संधि। जिसे हमने नाम क्या दिया है? दीर्घ संधि। अब आता है अगला, क्या? कि यदि ए और आ का योग ई और बड़ी के साथ कराते हैं तो बनता है क्या? ए और आ का योग ऊ और बड़े के साथ में कराते हैं तो बनता है क्या? ओ। और ए और आ का योग जब री के साथ में कराते हैं तो बनता है क्या? अर। और ये तीनों के तीनों परिणाम जो होते हैं वो कौन सी संधि के तहत परिणाम होते हैं? गुण संधि के तहत। कौन सी संधि के सामने नाम आ गए? गुण संधि का। गुण संधि की अब मैं आपसे पूछूं परिभाषा क्या होगी, तो परिभाषा भी यहीं से बोल सकते हैं। परिभाषाएं कोई अलग से थोड़ी ना आ रही है, कंसेप्ट क्लियर होता जा रहा है। परिभाषा स्वयं बनाएंगे। कैसे? दीर्घ संधि की परिभाषा क्या होगी? कि यदि ए आ ई बड़ी ई और ऊ बड़ा ऊ अपने समान स्वर के साथ जुड़ रहा था, दीर्घ में बदल रहा था, दीर्घ संधि कहते हैं। वो वाली बात क्लियर हो गई थी बहुत अच्छे से। अब बात करते हैं गुण संधि किसे कहा जाता है। गुण संधि की परिभाषा क्या होगी? तो आप कहोगे कि यदि ए आ के साथ ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ व री का योग हो, यदि ए आ के साथ ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ व री का योग हो, यदि ए आ के साथ ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ और री का योग हो, तो ये क्रमशः
ए ओ और अर में बदल जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, गुण संधि कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, गुण संधि कहा जाता है। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, ए और आ का योग ए और आई के साथ में करवाया तो क्या बना, आई। और जब ए और आ का योग अंतिम स्वर समूह है ओ और औ के साथ में करवाया तो क्या बना, औ। अब यहाँ पर अंतर देखो, यहाँ ए एक मात्रा के बिना संकेत के है और यहाँ पर एक मात्रा संकेत है। यहाँ पर एक है तो यहाँ पर कितनी लगा दी, 2, अर्थात इसकी तुलना में इन पर हमने मात्रा बढ़ा के लिखी है। और बढ़ाने का पर्याय जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है दोस्तों, वृद्धि। क्या होता है दोस्तों, वृद्धि। अर्थात ये कौन सी संधि के तहत आ जाएंगे, वृद्धि संधि के अंतर्गत। हमने अब तक 3 संधियों के नाम का पता लगा लिया है। जो स्वर संधि के 5 प्रकार हैं उसमें आरंभिक 3 नाम हमारे सामने आ चुके हैं। लेकिन स्वर समूह के योग की बात की जाए तो केवल एक स्वर समूह का योग हुआ है, कौन से का, ए और आ का। वापस से बोल रहा हूं, वृद्धि संधि की परिभाषा क्या होगी, तो आप कहोगे कि यदि ए और आ के साथ ए आई और ओ औ का योग हो, यदि ए और आ के साथ ए आई और ओ औ का योग हो तो ये क्रमशः आई और औ में बदल जाते हैं, इसे वृद्धि संधि कहा जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ए और आ का योग हम स्वयं के साथ साथ ए और आ का योग स्वयं के साथ साथ शेष रहे सभी स्वरों के साथ भी करा चुके हैं। और अब तक हमारे सामने स्वर संधि के कितने प्रकार निकल के आ गए, 3। कितने प्रकार निकल के आ गए, 3। अब हमारा जो आगे वाला योग आरंभ होगा वो किसका होगा, ई और बडी का, वो भी किसके साथ, अन्य सभी के साथ। फिर योग आरंभ होगा किसका, ऊ और बडेऊ का, किसके साथ, अन्य सभी के साथ। ऐसे ही री का भी योग सबसे होगा, ए आई का भी योग सबसे होगा, ओ औ का भी योग सबसे होगा। यहां तक की बात करने से पहले एक बार मैं अभी जो हमने वापस से देखें एक बार, इसको संधि वाला जो बिंदु है हमने आरंभ किया है इसको समझिए। मैंने आपको कहा कि हिंदी भाषा में नए शब्द बनाने की या शब्द संरचना की कितनी इकाइयां थी, 4। सबसे पहली कौन सी आती है, संधि। उसके बाद कौन सी आती है, समास। उसके बाद में कौन सी आती है, उपसर्ग। और अंतिम कौन सी आती है, प्रत्यय। और इन चारों जो शब्द संगठना की इकाइयां हैं, शब्द संरचना की जो 4 इकाइयां हैं, उनमें सबसे पहला बिंदु हमने आरंभ कौन सा किया है, संधि। संधि क्या होती है दोस्तों, ये संधि जो शब्द है वो कैसे बनता है, तो उसके लिए हमने पता लगाया कि संधि जो शब्द है वह सम प्लस धी से बनता है। किसे बनता है, सम प्लस धी से बनता है। और स्वयं संधि शब्द में कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। उसके बाद हमें पता चला कि संधि की परिभाषा क्या होती है, 2 वर्णों के योग से होने वाले बदलाव का नाम क्या होता है, संधि। और वर्णों का योग कहां होता है, प्रथम पद का अंतिम और दूसरे पद का पहला वर्ण यदि जुड़ रहे हो तो वहां क्या हो जाती है, संधि हो जाती है, लेकिन बदलाव होना चाहिए। उसके बाद ही मैंने एक साथ में एक चीज और बताई थी कि यदि संधि शब्द का विलोम शब्द पूछा जाए तो जवाब क्या होगा, विग्रह। और अन्य जवाब क्या हो सकता है, विच्छेद। अन्य जवाब क्या हो सकता है, विच्छेद। उसके बाद में हमने बात की कि संधि के प्रकार कितने होते हैं, आपका जवाब था 3। लेकिन 3 प्रकार समझने से पहले मैं आपको बता रहा था कि जो परिभाषा कहती है कि वर्णों के योग से होने वाले बदलाव का नाम संधि है, यह वर्णों का योग जो था वो कितने प्रकार से हुआ है, इन 6 प्रकारों से। स्वर के साथ स्वर, स्वर के साथ व्यंजन, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के साथ व्यंजन, या स्वर विसर्ग के साथ स्वर या विसर्ग के साथ व्यंजन। और इन्हीं 6 प्रकारों से हमने कितने प्रकार निकाल लिए, 3। कि यदि दोनों तरफ स्वर का योग हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर के बाद व्यंजन आए, चाहे व्यंजन के बाद स्वर आए, चाहे व्यंजन के बाद व्यंजन आए, अर्थात चाहे बाद में आओ चाहे पहले आओ, चाहे दोनों तरफ व्यंजनों में से कहीं भी आपको व्यंजन मिले तो संधि का प्रकार कौन सा होगा, व्यंजन संधि होगा। और विसर्ग के बाद चाहे स्वर आए चाहे विसर्ग के बाद व्यंजन आए, उसे क्या कहा जाएगा, विसर्ग संधि कहा जाएगा। उसके बाद मैंने बात आरंभ की थी सबसे पहले कौन सी संधि की, स्वर संधि की। तो स्वर संधि की परिभाषा क्या कह रही है कि जब दोनों तरफ स्वर ही स्वर का योग हो, अर्थात स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाले बदलाव का नाम क्या होता है, स्वर संधि होता है। अब स्वर कितने होते हैं, 11। स्वर कितने होते हैं, 11। अर्थात 11 के साथ 11 का योग हमने पढ़ना आरंभ किया है। और 11 के साथ जो 11 का योग आरंभ किया उसमें हमने सबसे पहले आरंभ किया किसका, ए और आ का योग ए और आ के साथ में करवाया तो क्या बना, आ। ए और आ का योग ई और बडी के साथ में करवाया, क्या बनी, ए। ए और आ का योग ऊ और बड़े ऊ के साथ में करवाया, क्या बना, ओ। ए और आ का योग री के साथ में करवाया, क्या बना, अर। ए और आ का योग ए आई के साथ में कराया, क्या बना, ए या सॉरी आई। और ए और आ का योग ओ और औ के साथ में करवाया तो क्या बना, औ। और क्रमशः में 3 संधियों के नाम पता चल चुके हैं, जिसमें आई दीर्घ, गुण और वृद्धि। अब आता है आपके जो आगे वाला क्रम कि ई और बडी को भी अन्य स्वरों के साथ हमें जोड़ना है। जिस तरीके से हमने ए और आ का योग सभी स्वरों से करवाया है स्वयं के साथ साथ, ठीक उसी प्रकार से इन अन्य सभी स्वरों को भी स्वयं के साथ साथ सभी स्वरों से जोड़ेंगे, जो आगे वाली क्लास में आरंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये कैसा लगा आपको, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है? इसमें क्या आपके प्रश्न हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं।
हाँ, बिल्कुल, आपके सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा और इसको लाइक और शेयर करना न भूलिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करो। ई उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड नहीं किया, इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कीजिए और टेलीग्राम ऐप से भी आप इनकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।